हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सचिन साक्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एडू। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए संवैधानिक इतिहास का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हर एक प्रश्न का उत्तर पूरी डिटेल्स के साथ आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न मैंने रखे हैं वो सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं। आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान कौन सी अधिनियम के तहत किया गया था? दोस्तों, नरेंद्र मंडल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि नरेंद्र मंडल की स्थापना क्यों की गई थी और इसका प्रावधान क्यों किया गया था। इसके बारे में जानने के बाद आपको हम आंसर बताएंगे। दोस्तों, पहले होता क्या था कि भारत जो होता था पहले दो भागों में विभाजित था। भारत जो था पहले दो भागों में विभाजित था, एक अंग्रेज भारत, एक देसी भारत। दोस्तों, जो भी उस समय कानून बनते थे वो अंग्रेजी भारत के लिए बनते थे। उस समय जो भी कानून बनाए जा रहे थे भारत में वो अंग्रेजी भारत पे लागू होते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने के लिए पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि जो देसी रियासत या जो देसी भारत था उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए इस मंडल यानी कि नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो नरेंद्र मंडल था वो देसी भारत यानी कि देसी भारत था, इसकी समस्याओं के समाधान करने के लिए इस मंडल की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि नरेंद्र मंडल की स्थापना क्यों की गई थी, वो मैंने बता दिया। क्या आपको जानना है? अगर क्वेश्चन अगर ये आ भी जाता है तो आपको क्या होना चाहिए कि देसी भारत की समस्याओं के समाधान के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा ये देखिए आप। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मंडल की जो स्थापना का प्रावधान किया गया था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। क्योंकि दोस्तों पहले होता ही यही था कि जो ना कानून जब भी बनते थे वो सिर्फ अंग्रेजी भारत के लिए बनते थे। इसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहली बार इस अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है और आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए एक कथन क्या है। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया। यानी कि स्टेटमेंट ए में लिखा है कि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव में जो संविधान सभा के लिए गठन की बात को स्वीकार किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। दो स्टेटमेंट हैं दोस्तों, ए और बी। देखिए कौन सा सही है। पहला क्या है, ऑप्शन ए क्या है, केवल ए सही है, बी केवल बी सही है, और सी ए व बी दोनों सही हैं और डी दोनों गलत हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको भली बात पता होगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगस्त प्रस्ताव में दोस्तों ये बात सही है कि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। ये आपको पता होगा दोस्तों। संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। तो नेक्स्ट देख, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया? बताइए किस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम में हुई थी? तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई, यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना और डैश 1935, 1936, 1937, 1938, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर क्या करोगे? तो दोस्तों फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना जो इसकी जो डेट है तो 1937 में हुई। कब?
1937 में। अधिनियम जो पूछा जाए तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अगर डेट का अगर आंसर आए तो इस अधिनियम में स्थापना तो हुई थी, इसका प्रावधान तो किया गया था, लेकिन जो स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये अगर संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो जो हमारे मित्र लिखना चाहें और नोट करना चाहें वो कर सकते हैं कि संघीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, मोरिस गोयर। तो हम लिख देते हैं मोरिस गोयर, ये क्या था, इसका मुख्य न्यायाधीश था। अगर दोस्तों बात आती है, अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। ये भी बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या था कि संघीय न्यायालय, यानी इसका आंसर क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर दोस्तों आपको इसमें एक बात और बता देते हैं कि संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस क्या था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आप कहने से समझ में आ जाता है सुप्रीम यानी कि उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन संघीय न्यायालय यानी कि जो फेडरल कोर्ट था इसके विरुद्ध यानी कि हम चैलेंज कर सकते थे, कहाँ, लंदन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। लेकिन जो फेडरल कोर्ट होता था उसके विरुद्ध जो हम चैलेंज कर सकते थे, कब, जब बात थी 1937 की, तो हम लंदन में जो भी व्यक्ति होते जिनको लगता था कि हमें न्याय नहीं मिला है तो वो लंदन में जाके चैलेंज कर सकता था इसके निर्णय को। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी। देखो क्वेश्चन ये कितना अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी भारत शासन अधिनियम 1858। भारत व ब्रिटिश सरकार के बीच में दोस्तों क्या था, भारत व ब्रिटिश सरकार के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। उसमें जो क्या था कि भारत व ब्रिटिश सरकार के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस अधिनियम में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को समझिए आप, यानी कि ये लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन कब हो गई थी। लेकिन पहले दोस्तों क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इस भारत में शासन करती थी, यानी वो व्यापार भी करती, उसका उद्देश्य पहले व्यापार था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना शासन भी जमा लिया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत की जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया था, तो ध्यान रखना इसी अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पढ़िए, लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो लोक सेवा, क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़ना, लोक सेवा आयोग की बात की है सिर्फ, कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन सा अधिनियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर लोक सेवा आयोग की बात करें, अगर सिर्फ इतना लिखा हो और राज्य लोक सेवा की, इन चीज़ों में बड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इसमें लोक सेवा आयोग की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता, राज्य लोक सेवा आयोग की, अगर ये कह देता कि राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाता, ये वाला, कौन सा, ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन पैसे पूछ देता कि राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, तो आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी।
लेकिन इसने राज्य ना शब्द लगाकर सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा की बात की है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो आंसर कौन सा होगा आपका? भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, यानी किस डेट में हुई थी। दोस्तों आजकल क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, उसमें डेट भी पूछते हैं। तो ध्यान रखना जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1926 में। कब? 1956 में। यानी लोक सेवा आयोग की जो स्थापना, अधिनियम तो 1919 का है, लेकिन जब स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी, ये ध्यान रखना। अब इसमें आपको एक बात और बता देते हैं हम, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या पड़ा था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसको क्या कहा था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और 1935 में ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग बन गया। जब 1935 में क्या हुआ था? 1935 में स्थापना होती है किसकी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग बन गया था। और इसके तहत राज्य सेवा, जो राज्य लोक सेवा था, इसी के तहत उसका प्रावधान किया गया था। जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान था वो 1935 के तहत ही किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। और स्थापना कब होती है? 1926 में। अगर बात पूछी जाती है आपको संघीय लोक सेवा आयोग की तो बात 1900, तो आंसर हो जाता है 1935। तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको हर फैक्ट बताते चल रहे हैं। जो लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को वापस करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद सृजन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? दोस्तों जो सचिव का, भारत सचिव का जो राज्य सचिव का पद होता था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो समझ लो आपकी तैयारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 में जो राज्य सचिव था तो उसका पद का जो सृजन किया गया था। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि मान लो मिनटों थे तो उसमें एक सचिव होता था, एक वायसराय होता था, तो उसी की बात की गई है। तो इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन लोकतंत्र शब्द से जुड़ा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? जनता के लिए जनता द्वारा ये कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? बताओ दोस्तों। जनता के लिए जनता द्वारा ये कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि अब्राहम लिंकन के द्वारा। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले इस शब्द को, यानी लोकतंत्र इस शब्द को परिभाषित किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी। दोस्तों अब्राहम लिंकन की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 16वें। जो अब्राहम लिंकन थे वो अमेरिका के कौन से नंबर राष्ट्रपति थे? 16वें थे। उन्होंने इस बात को कहा था। तो ध्यान रखना, इन्होंने लोकतंत्र की अवधारणा इस तरीके से दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है इस तरह से परिभाषित किया था। तो ध्यान रखना जो अब्राहम लिंकन थे कौन से? 16वें नंबर के राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन आपसे किसी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, थोड़ा आपको लग सकता है क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आप इसका आंसर थोड़ा समझ कर दें। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? देखिए तो ऑप्शन क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, फांसीवादी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, समाजवादी शासन प्रणाली। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि सिद्धांत और व्यवहार में जो बहुत अंतर है वो क्या, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन दर्शाता है जो सही अंतर आपको बता रहा है कि जो सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। आज का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। अब आपको अगर हम बात करें व्यवहार, इसमें दो शब्द लिखे, एक तो है सिद्धांत ये, और ये व्यवहार। दोस्तों अगर आपको अब सिद्धांत और व्यवहार को हम बताते हैं, इसमें आपको देखो हम अंतर बताते हैं, कैसे अंतर इसको हम पकड़ते हैं। जब अगर आपको क्वेश्चन का जब बेस पता हो ना, तो आप उस चीज़ का आंसर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों सिद्धांत रूप में क्या होता है? अगर सिद्धांत रूप में अगर बात की जाए, तो सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आपको पता है जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, सिद्धांत रूप से जो हमारे संविधान में लिखा हुआ, सिद्धांत मतलब जो नियम, जो सिद्धांत रूप से हमारे संविधान में क्या लिखा है कि जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और सभी काम जो होते हैं, जो सभी कार्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सिद्धांतिक रूप से यही हम देखते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, आप यही पढ़ते हैं, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो उसके नाम होते हैं, जितने भी जो कार्य किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये तो है सिद्धांत। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होता है ये समझिए। लेकिन व्यवहार रूप से होता क्या है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो करता है, किसके सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद के सलाह से। जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी कार्यपालिका जो शक्ति का जो प्रयोग करता है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। ये व्यवहारिक रूप है। और जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों सिद्धांत रूप से लिखा तो ये होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और जितने भी समझौते होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। लेकिन वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, उनको सलाह किससे लेनी होती है? यानी कि उनको किसकी सलाह लेनी होती है? मंत्रिपरिषद की सलाह ले। जो मंत्रिपरिषद उनको सलाह देगी वो उसी हिसाब से काम करेंगे। और मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने आपको सिद्धांत और व्यवहार में अंतर समझाने की कोशिश की। तो ध्यान रखना कि सैद्धांतिक रूप से क्या होता है, व्यवहार रूप से एक्चुअल में होता क्या है, वो चीज़ व्यवहारिक रूप से जो हम करते हैं, जो होता है वो हमें पता होता है, लेकिन सिद्धांत रूप से जो लिखा हुआ होता है उसकी बात की जाती है। तो इस क्वेश्चन में आंसर इसका क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष की बात की है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल। अब आपको हम इसमें दोस्तों एक बात बताते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल यानी कि जो विधानमंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? जो इस केंद्रीय विधानमंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों 1921 में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय जो विधानमंडल है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1921 में होती है। अगर अब इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब केंद्रीय विधानमंडल की जब स्थापना हुई थी 1921 में, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? फ्रेडरिक व्हाइट। जो अंग्रेज था वो इसका सबसे पहले अध्यक्ष था। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक व्हाइट। लेकिन भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए। अच्छा फिर से क्वेश्चन पढ़िए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? यानी राष्ट्रपति जो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनयन करते हैं, जो मनोनीत करते हैं, ये अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? आयरलैंड से। ध्यान रखना दोस्तों, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं, ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब दोस्तों बात आती है कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ध्यान रखना कितने? 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है संख्या? 250। अधिकतम जो संख्या होती है कितनी होती है? 250 होती है। तो ये भी ध्यान रखना, जो 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान आदि से मनोनीत किए जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों इस 10 क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे अतिरिक्त फैक्ट्स भी बताए हैं
और वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। दोस्तों अगर ये सारे आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।